मेरी शादी एक ऐसे घर में होने जा रही थी, जिस घर में नए दुल्हन के आने के बाद वो दुल्हन गायब हो जाती थी। आज से पहले उस घर में 5 दुल्हन शादी करके गई थी। वो पाँचों ही गायब हो गईं, जिनका आज तक अता-पता नहीं लगा। अब बारी मेरी थी। जब से ये बात मुझे पता चली, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। पुराने ख़यालात के चलते मेरे परिवार वाले भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। खैर, मेरी शादी हो गई और शादी की पहली रात को मैंने देखा कि वहाँ तो दोस्तों, मेरा नाम रीना है। 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के बाद मेरी पढ़ाई को रुकवा दिया गया। दरअसल मैं एक गांव में रहने वाली थी और गांव के ख़यालात ये थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया-लिखाया गया तो वह भाग जाएंगी या फिर कोई गलत कदम उठा लेंगी। इसी वजह के चलते हमारे गांव में किसी भी लड़की को ज़्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गांव में मैं पहली लड़की थी जिसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। बाकी तो लड़कियों सिर्फ़ 8 या 10 क्लास तक पढ़कर अपनी पढ़ाई को छोड़ देती थीं। छोड़ तो क्या देती थीं, उनके घरवाले उन्हें छुड़वा देते थे। चाहे लड़की कितनी भी होशियार क्यों ना हो पढ़ने-लिखने में, लेकिन उसकी पढ़ाई ज़्यादा चली तो उसके घर वाले उसे ताने दे देकर ही मार देते थे और वैसे भी पढ़ाने की अनुमति थी ही नहीं, तो बेचारी पढ़ती कहाँ से। खैर, मेरी 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आ गया। मुझे 12वीं कक्षा में अच्छे खासे अंक प्राप्त हुए। मैं आगे और पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन मेरी कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। हमारे परिवार में मेरे ताया जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे और मेरे दादा-दादी और माता-पिता रहते थे। इतने बड़े परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी बात सुन सके या मेरी सहायता कर सके। मैंने हर एक से मिन्नतें की कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दो, ताकि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी को हासिल कर लूँ और अपना करियर बना लूँ। लेकिन जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए ज़िद कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे डाँटना शुरू कर दिया और मेरी शादी करने की धमकी देने लगे। खैर, मेरी आगे की पढ़ाई तो रुकवा दी गई, लेकिन अब मेरी शादी की चर्चा भी शुरू हो गई थी घर में। तरह-तरह से बातें होने लगी थीं। अब तो रीना की शादी कर ही देनी चाहिए, उसकी उम्र भी हो चली है और उसने तो 12 तक पढ़ाई भी कर ली है। इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देते हैं। पूरे घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी सहायता कर सके, मेरी खुशी देख सके। दोस्तों, आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, तो मेरी कहानी को सुनकर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कहानी आगे बढ़ाते हैं। मैंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। तभी मैंने सोचा कि मेरी सहेली, जो बचपन से मेरे साथ थी, उससे बात करके देख लिया जाए। शायद वह मेरी किसी प्रकार की मदद कर सकें। तभी मैं जल्दी से मनीषा के घर गई और उसे सारी बातें बताईं। मनीषा कहने लगी कि अगर तुझे किसी पैसों की ज़रूरत होती तो मैं तेरी सहायता ज़रूर करती, लेकिन इस मामले में मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तेरे घर के बड़ों ने यह फैसला लिया है कि तेरी पढ़ाई-लिखाई रुकवा दी जाए और तेरी शादी कर दी जाए, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने कुछ किया भी तो मेरे परिवार वाले भी मुझे ऐसी ही सज़ा देंगे, इसलिए मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। जब मनीषा मेरी सहायता करने में पीछे हट गई, तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार करना ही ठीक समझा। मैंने सोचा कि जो मेरी किस्मत में होगा, वही होना है। मैंने कोशिश करके देख ली, लेकिन मैं जो चाहती हूँ, वह कर ही नहीं पा रही हूँ। खैर, यही सब सोचकर मैं दुखी मन से घर पर आ गई और जैसे घर के लोग कह रहे थे, मैं वैसे-वैसे करती गई। अब मेरे लिए शादी के लिए एक अच्छा लड़का देख लिया गया और शादी की तारीख भी निकलवा दी गई। मैंने तो लड़के की फ़ोटो तक नहीं देखी थी। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लड़का दिखने में कैसा होगा और उसका स्वभाव कैसा होगा। क्या मैं उसके साथ उम्र भर रह पाऊँगी? आज का दौर ऐसा था कि लड़का-लड़की एक दूसरे को पहले जान-पहचान लेते हैं और मैंने 12 तक पढ़ाई की है, तो इतना जान तो मैंने लिया ही है। लेकिन मेरे परिवार वाले ऐसे थे कि लड़के से मिलना तो दूर, उसकी फ़ोटो भी नहीं दिखा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं फिर से मनीषा के पास गई और उससे बोली कि तेरे ननिहाल में ही मेरा रिश्ता तय हुआ है
और तेरे ननिहाल वाले तो उस लड़के को जानते ही होंगे। तू मेरे लिए इतनी मदद ज़रूर कर दे कि तुम अपने ननिहाल चली जाओ और उस लड़के के बारे में मुझे पता करके बता दो कि उसका स्वभाव कैसा है। क्या मैं उसके साथ उम्र भर रह पाऊँगी? तभी मनीषा कहने लगी कि इसमें पता करने के बाद तू कौन सा कुछ कर पाएगी? लड़का अच्छा बुरा जैसा भी हो, तुझे शादी तो उसी से करनी पड़ेगी। अगर लड़का अच्छा हुआ तो तेरी किस्मत, अगर बुरा हुआ तो भी तुझे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह तुम्हारे घर वालों की पसंद है। तूने पीछे भी काफ़ी आवाज़ उठाकर देखी थी, लेकिन सब लोगों ने तेरी आवाज़ को दबा दिया और तुझे कुछ भी नहीं समझा। तभी मैंने मनीषा की बात को ठीक समझा, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए उसके आगे मिन्नतें की। तभी मनीषा कहने लगी कि ठीक है, अभी कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, वैसे भी मैं ननिहाल जाने वाली ही थी, तो मैं चली जाती हूँ और उस लड़के के बारे में पूरा पता निकाल लूँगी। तभी कुछ दिनों के बाद जब मुझे पता चला कि मनीषा ननिहाल से आ गई है, तो मैं झट से उसके घर पर पहुँच गई और उससे पूछने लगी। तभी मनीषा ने पहले से मुझे बताना ठीक नहीं समझा, लेकिन उसके बाद मैं उतरे हुए चेहरे से बताया कि उस लड़के की तो पहले 5 शादियाँ हो चुकी हैं। यह सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई कि आखिर यह सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। तभी मनीषा कहने लगी कि हाँ, और वह शादियाँ उसकी निभी भी नहीं, मतलब निभाई भी नहीं गईं, क्योंकि जिस भी लड़की से उसकी शादी होती थी, सुहागरात के दिन वह लड़की गायब हो जाती थी। ऐसे करके उसने 5 शादियाँ कर लीं, लेकिन उसकी पाँचों दुल्हन सुहागरात के दिन ही गायब हो गईं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था? आखिर उस लड़के में ऐसा क्या था? अब तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। अब तो मैं दुखी मन से घर की ओर चली आई और मन में सोच रही थी कि पता नहीं भगवान मुझे किस कर्मों का फल दे रहे हैं। मैंने पता नहीं ऐसे क्या बुरे कर्म कर दिए जो मुझे इसी जन्म में सारे कर्मों का फल मिल जाएगा। पहले तो मैं पढ़ना चाहती थी, तो घर वालों ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। उसके बाद मेरी ज़बरदस्ती शादी करने लगे और अब मुझे ऐसा लड़का मिलने वाला है, जिसके घर में ऐसी अजीब घटनाएँ हो रही हैं। मेरे मन में तो बिल्कुल ये डर बैठ गया था कि उसकी मैं छठी दुल्हन होने वाली हूँ और ना जाने सुहागरात के दिन मेरे साथ क्या होगा। कहीं मैं भी गायब हो गई तो क्या होगा? लेकिन फिर मेरे मन में आया कि हो सकता है वह पाँचों दुल्हन अपनी मर्ज़ी से गई हों, उस लड़की की कोई गलती ना हो। यही सब सोचकर मैंने अपने मन को दिलासा दिया और घर के काम में लग गई। धीरे-धीरे जैसे जैसे शादी के नज़दीक दिन आ रहे थे, मेरी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। मुझे तो बार-बार वह बात याद आ रही थी कि उसकी 5 दुल्हन गायब हो गई थीं, लेकिन फिर मैं कैसे भी करके अपने दिल को समझा लेती। खैर ऐसे करके शादी का दिन आ गया और मेरे घर पर वह लड़का बारात लेकर आ गया। उस लड़के को मैंने फेरों के टाइम देखा, दिखने में काफ़ी हैंडसम भी था और उसके चेहरे से लग रहा था कि काफ़ी समझदार लड़का है। तभी मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा कि उस दुल्हनों की गलती होगी, बेचारा ये तो सीधा-साधा लग रहा है। तभी मेरे मन को काफ़ी सुकून मिला और मैंने चैन से साँस लिया। उसके बाद शादी के बाद मुझे उस लड़के के साथ विदा कर दिया गया और वहाँ जाकर मेरी अच्छे से गृह प्रवेश करवाया गया। काफ़ी अमीर ख़ानदान के लोग लग रहे थे, इसलिए बड़े ही ज़ोरों-शोरों से मेरा गृह प्रवेश किया गया और मेरे वहाँ जाने की खुशियाँ मना रहे थे और मेरी सास और बाकी के खानदान वाले भी मेरा खूब ध्यान रख रहे थे और मुझे खूब प्यार दे रहे थे। यह सब देखकर मैं पुरानी बातें सारी भूल गई और मुझे सुकून की सांस आई कि शायद मैं अब इस घर में खुशी से रह पाऊंगी। मेरी पढ़ाई लिखाई बीच में रुक गई, लेकिन शायद इस घर में मुझे इतना सुकून मिलेगा कि मुझे पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर तो मैंने उन दुल्हनों को ही कोसने लगी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया और क्यों किया। कितने अच्छे लोग हैं और वह इन्हें छोड़ छाड़ कर सुहागरात के दिन चली गईं और बेचारे इस दूल्हे का भी घर कभी बस नहीं पाया। मुझे सुहागरात के लिए अपने कमरे में भेज दिया गया। कमरा इतना अच्छा सजा था कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। आज से पहले मैंने टीवी में ही देखा था कि इतना अच्छा कमरा सजा होता है, लेकिन आज तो मेरे बिल्कुल नज़रों के सामने था। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आ गया और मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि आज हमारी शादी की पहली रात है, इसलिए हम एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाएं तो अच्छा है। तभी मैंने भी मन में सोचा कि मुझे भी इनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मुझे इनसे बता देना चाहिए कि मैंने आपके बारे में
पहले ही पता कर लिया था और मैंने मन में सोचा कि शायद ये मुझे वही बात बताने वाले हैं कि इनकी पहले 5 शादियाँ हो चुकी हैं। तभी मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि मुझे सारा कुछ पता है। मेरा ऐसा शब्द सुनकर उसके चेहरे पर सिकन सी आ गई और माथा पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया। तभी मैंने उनका हाथ थामा और कहने लगी कि मुझे आपके बारे में शादी से पहले ही सब पता चल गया था। दरअसल मेरी सहेली का आप ही के गाँव में उसका ननिहाल है। इस वजह से वह वहाँ पर गई तो आपके बारे में उसने पता किया था और मुझे यही पता है कि आपके पाँचों दुल्हन सुहागरात के दिन भाग गईं। तभी वह कहने लगा कि हाँ, इतना कहकर वह जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसकी तरफ देखती रही लेकिन उसने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही मेरे साथ कुछ बोलने को तैयार था। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही कि वह मेरे पास आएगा और मुझसे बातें करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह चुपचाप उस कुर्सी पर बैठा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर सोच क्या रहा है और करने वाला क्या है। तभी मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं मैं वही छठी दुल्हन तो नहीं जो गायब होने वाली हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और एक शीशी निकाल कर मुझे ज़बरदस्ती पिला दी। वह शीशी पीने के बाद ना जाने मुझे क्या हुआ कि मुझे होश भी नहीं आया और 2 दिनों के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने एक बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरे में खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाया। मैंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन मैं रस्सी को खोल ना पाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ? वो शीशी उसने मुझे क्यों पिलाई होगी? और यहाँ पर बंद कमरे में लाकर मुझे क्यों डाल दिया? अब तो मुझे उन दुल्हनों का कोई खोट नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इस लड़के में ही कोई दिक्कत है। शायद इसी वजह से इसने यही सब उन पाँचों दुल्हन के साथ किया होगा, जो आज मेरे साथ होने वाला था। इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लेती, कम से कम इस दुःख से तो दूर हो जाती। लेकिन मैंने तो इसकी भोली शकल पर विश्वास कर लिया। आखिर आगे मेरे साथ क्या-क्या होने वाला था, यही सोच-सोच कर मेरी तो जान निकली जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला है। तभी मेरे मन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं बेहोशी का नाटक करती रहूँ और आखिर पता करूँ कि इस कमरे में हो क्या रहा है। तभी मैं वापस बेहोश होने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह लड़का कमरे के अंदर आ गया और उसने अपनी जैसे ही लाइट चलाई तो मैंने थोड़ी-सी अपनी पलकें खोलकर देखीं, तो चारों तरफ एक लड़की की तस्वीरें लगी हुई थीं। वह लड़का उन तस्वीरों के पास जाता और बार-बार उन तस्वीरों को देखकर चिल्लाने लगता और रोने लगता। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ लड़का कहने लगा कि देखा, तुम्हारे धोखे की वजह से आज एक-एक करके सभी लड़कियों की जान जा रही है। ये सब बातें बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रही थीं और उसका डर बार-बार मेरे अंदर दर्द जगा रहा था। मैं चाह कर भी उस कमरे में के बाहर नहीं निकल सकती थी और उस लड़के के व्यवहार ने मुझे इस कदर डरा दिया था कि ना मैं रो सकती थी और ना ही मैं हँस सकती थी। मैं चुपचाप बेहोशी का नाटक करती रही और उसकी सारी बातें सुनती गई। तभी उस लड़के ने मेरे मुँह पर पानी का छींटा मारा, तो मैंने बेहोशी तोड़ना ज़रूरी समझा। इसलिए मैं होश में आने का नाटक करने लगी और उससे पूछने लगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है? तभी वह लड़का कहने लगा कि तुझे थोड़ी देर में मरना तो है ही, क्यों ना तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए। तभी वह लड़का कहने लगा कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे, लेकिन आखिर में उस लड़की के पता नहीं क्या हुआ, उसे कोई और लड़का पसंद आ गया और वह मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद से मुझे लड़कियों से इतनी नफ़रत हो गई, मुझे हर लड़की में वही लड़की दिखाई देने लगी कि वह मुझे धोखा देकर चली जाएगी। इस वजह से मेरी जिस भी लड़की से शादी होती, तो मेरे मन में यह आता कि यह भी शादी के कुछ दिनों बाद मुझे छोड़कर धोखा देकर चली जाएगी। इसलिए मैं सभी को जान से मारने लगा और अब तुम मेरी छठी दुल्हन होने वाली हो, जिसे मैं जान से मारूँगा। इसलिए अब तुम्हारी बारी है। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था। मैंने जैसे भी करके अपनी जान बचाना ज़रूरी समझा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस लड़के का अगर यह डर और वहम नहीं निकाला, तो ना जाने कितनी लड़कियों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी मैंने उस लड़के से विनती की कि मुझे एक बार रस्सियों से मुक्त कर दो। तभी उसने मेरी बात मानी और उन रस्सियों को खोल दिया।
मैं झट से उस लड़के को गले से लगा लिया और इतने प्यार से समझाया। मुझे बचपन से ही माँ ने काफ़ी अच्छे संस्कार दिए थे। वह कहती थी, किसी को भी समझाना हो तो उसे प्यार से समझाओ, उसकी भावनाओं की कदर करो, चाहे वह इंसान कैसा भी हो, अच्छा या बुरा। मैंने उन्हें गले लगाने के बाद सारी बातें समझाईं कि हर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे कुछ दिन अपने घर में रख कर देख लो। अगर मैं आपके साथ धोखा करूं तो मुझे उसी वक्त जान से ही मार देना। मेरे काफ़ी समझाने के बाद वह लड़का समझ गया और मुझे अपने घर में ले गया। घर वालों और परिवार वालों को सबको जवाब देने के लिए लड़के ने बहाना बना दिया कि हम लोग तो किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो इसे किसी ने किडनैप कर लिया। सब लोगों को यह बात सच लगी कि मुझे किडनैप कर लिया था और ये लड़का मुझे बचा कर लाया है। खैर ऐसे ही 2 दिन निकल गए। अब हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। अब उस लड़के का धीरे धीरे पूरा डर निकल चुका था कि हर लड़की धोखेबाज नहीं होती, और मैंने उस लड़के को इतना प्यार दिया कि उसका सारा डर निकल गया। दोस्तों, एक रोज़ जब हम लोग खाना खाकर कमरे में गए तो वह लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस डर से भी दूर कर दिया और बाकी सब लड़कियों की जान भी बचा ली। अब मैं उन लड़कियों को वापस ज़िंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका पश्चाताप ज़रूर कर सकता हूँ और तुम्हें सारी उम्र खुशियाँ देने का मैं वादा करता हूँ। इसी के साथ हम दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में कमेंट बताएं कहानी कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों में। तब तक के दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।